हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आए हैं इतिहास से हम तीसरा अध्याय यानी कि वैदिक संस्कृति। कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का टोटल जितना भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में वो समाप्त कर दिया है। उसका पीडीएफ भी हम लोगों ने टेलीग्राम पे आपको दिया है और ये तीसरा अध्याय है, आज का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। देखिए, वैदिक संस्कृति एक ऐसा चैप्टर है जहां पे सिर्फ आपके जितने ए और बी ग्रेड के एग्जाम हुए हैं अभी तक उनमें ही इतने प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा टफ पेपर होता है इसका, मतलब क्वेश्चन इसका है, बहुत लोग को नहीं पता रहता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास कुल प्रश्न है यहाँ पे 25। तो इस 25 प्रश्न को आप लोग देखिए, इसका पीडीएफ में दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके आप लोग ज्वाइन करें वहाँ पे एजुकेशन की 86 को, ठीक है। और टेलीग्राम पे ही आपको हर वीडियो का पीडीएफ भी मिलता है, चाहे करंट अफेयर हो, ज्योग्राफी हो या इतिहास का या हिस्ट्री का, या भी जो भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो हम आपको टेलीग्राम पे ही देते हैं। अब रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम का लिंक कैसे जाना। तो देखो, अपने मोबाइल में सबसे पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल करो, वहां से फिर इस लिंक पे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो। अन्यथा आप हमारे चैनल पे अगर आते हो तो ये अबाउट का जो सेक्शन है इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जी हाँ, जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको लेकर जाएगा उस पेज पे जहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे आप नीचे जाइए, देख सकते हैं, ये देखिए टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ आप ऐड कर सकते हो। चलिए अब हम लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे दोस्तों जो कि आज के इस चैप्टर से बने हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हम आपको हर पल की खबर देंगे। आपके एनटीपीसी एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी, रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इतिहास, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से, वो इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपके सामने। तो देखिए, वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन है। तो हम लोग जानेंगे कि जो पूर्व वैदिक, जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, तो ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक था ये बताना है आपको। यहाँ पे उसका पीरियड यहाँ पूछा गया है कि कितने पीरियड तक था। तो आपको बता दें कि ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का इसका समय काल था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है ए। और इसको बता दें, देखो ऋग्वेद होता क्या है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य आपको पता होना चाहिए कि कौन होते हैं। आर्य हम लोग हैं जो कि बाहर से भारत देश में आए हैं और इसका नाम रखा था आर्यव्रत, ठीक है। तो जो आर्य जब आगमन हुआ था आर्यव्रत में यानी कि भारत में, तो वो काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का, ठीक है। अब उनके जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें मिली थी वो इस ऋग्वेद में ही मिली थी। तो इसका काल कब से कब तक था, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न देखिए वेद। वेद शब्द का अर्थ क्या है? द मीनिंग ऑफ वर्ड वेद। तो आंसर है यहाँ पे ए, नॉलेज। जी हाँ, वेद यानी कि ज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलिए एक और प्रश्न है जो कि वैदिक गणित से है। तो वैदिक गणित आप लोग वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे आप लोग अभी भी, ठीक है। तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? तो आंसर है दोस्तों सी, शिल्व सूत्र का। जी हाँ, शिल्व सूत्र जो है ये आर्यव्रत भी उस समय इसके बारे में बताए थे जब आर्यव्रत का आगमन हुआ था। आर्यव्रत का आप लोग को पता होगा, सबसे भारत के मैथमेटिशियन के नाम में भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की थी अपने वैदिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा दोस्तों कि आर्यों के द्वारा कौन कौन सा शिल्प यानी कि कौशल, शिल्प कौशल जिसको कहते हैं, कार्य कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया गया था, ठीक है, नहीं लाया गया था। तो ऑप्शन मैं आपको दूंगा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी या लुहारगिरी। तो वे जो वैदिक काल के जो लोग थे उनके द्वारा जो लोहार यानी कि लोहे का काम नहीं किया जाता था उस काल में। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लोहार का काम नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा जो हुआ था
उसमें मिट्टी के बर्तन का निर्माण, आभूषण और बढ़ईगिरी का, ये 3 काम सबसे प्रचलित थे उस काल में। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने आपको बताया है, ये सीपीओ के एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो वो मेटल का नाम बताना है आपको कि कौन सा मेटल सबसे पहले इसने यूज किया था इन लोगों ने। तो आंसर है तांबा। जी हाँ, तांबा का सबसे पहले इन लोगों ने उपयोग किया था। देखिए, वैदिक जो लोग थे वो आर्य थे, और आर्य के काल को 2 भागों में उस समय बांटा गया था। एक तो ऋग्वैदिक, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का था, और दूसरा था दोस्तों उत्तर वैदिक। नोट कर लीजिएगा, एक था हमारा ऋग्वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। ठीक है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था काल, और जो उत्तर वैदिक था ये 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक था ये काल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछ सकता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, चलिए, और आपको अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो कौन से फसल का ज्ञान नहीं था? क्वेश्चन यहां पे नोट कीजिएगा। देखिए, नहीं वाले प्रश्न भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो टीसीएस का पैटर्न है क्वेश्चन सेट करने का, वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन बता दिया आपको और लास्ट में लिख दिया कि नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं बार बार आपको इंटीमेट करता रहूंगा आगे भी। तो किस फसल का वैदिक काल में उपयोग नहीं, मतलब उसका लोगों का मतलब ज्ञान नहीं था उस फसल का? जौ यानी कि बैरली, और गेहूं यानी कि वीट, चावल यानी कि राइस, तंबाकू यानी कि टोबैको। तो आंसर है टोबैको का। जिस उस समय तंबाकू का उन लोगों का फसल जो होता था, तंबाकू की फसलें होती हैं, उस समय उनका कोई ज्ञान नहीं था उस काल में। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छा है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वर्ण व्यवस्था, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत में, कभी जो कैंडिडेट पढ़े होंगे संस्कृत उनको जानकारी होगी। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस लिए बनाई गई थी? तो देखो, भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरण में देखा जाता था उस समय। एक ऋग्वैदिक काल में, जो कि मैंने आपको बताया कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इनको दोनों उसी काल में बांटा गया था, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को हम श्रम यानी कि मजदूरी के आधार पर रखे थे, और उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म के आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी? तो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों ऋग्वैदिक काल में श्रम यानी कि मजदूरी, और इसी को उत्तर वैदिक काल में इसे जन्म के लिए इसे जाना जाता था। ठीक है, जो बर्थ है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यानी कि जन्म की व्यवस्था, जन्म देने की व्यवस्था। चलिए, अगला हम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? कौन सी नदी है वैदिक साहित्य में? तो उस वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो प्रचलित नदी थी वो थी इंडस नदी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय सबसे, सिंधु घाटी सभ्यता क्या, उसके बाद ही ये वैदिक काल आया था। ठीक है, सिंधु घाटी के बाद ही, तो उस समय सिंधु नदी ही थी। ठीक है, जिसको हम इंडस नदी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के सभ्यता यानी कि ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई है? चलिए, यहाँ पे ऑप्शंस है आपके, देखिए ये ऑप्शंस यहाँ पे गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये पिछला वाला क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पे इसका मैसेज हो गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे काट दीजिएगा इसको। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद। तो आंसर है इट्स अ ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक युग की सभ्यता, उसके बारे में सूचना दी गई है। चलिए, अगला हम प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन। तो देखिए, सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती थी वैदिक काल में, वो भी आपको यहां से पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे घुमाकर पूछा जाए कि वैदिक काल में आर्य सबसे ज्यादा कौन सा भोजन यानी कि कौन सा फसल का उपजाव करते थे? तो आंसर है
जौ और चावल का। जी हाँ, जौ यानी कि बार्ली और राइस का सबसे ज़्यादा खेती भी होता था वैदिक काल में, और इसका प्रमुख भोजन भी इन लोगों का उस समय था। किसका? तो आर्यंस, वैदिक आर्यंस का था। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सब का ज्ञान होना आपका जरूरी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। चलिए, ऑप्शन में दूंगा ऋग संहिता में, यजुर्वेद में, सामवेद संहिता में, या फिर अथर्ववेद संहिता में। तो आंसर है दोस्तों सामवेद में। जी हाँ, भारतीय संगीत का उद्गम हुआ था सामवेद में, क्योंकि भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में हुआ था, जो कि पुरोहितों के द्वारा इसे, जो पुरोहित होते थे उसमें पंडित होते थे जो, उनके द्वारा ये प्रचलन लाया गया था, यानी कि संगीत का। ठीक है, क्योंकि संगीत जो था वो राजाओं को उस समय बहुत ही प्रिय हुए करते थे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो उपासना यानी कि रिलीजन से डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर ऑफ वैदिक रिलीजन। तो नेचर, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो आंसर कीजिएगा कमेंट यहाँ पे, क्योंकि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर है दोस्तों इट्स ए प्रकृति। जी हाँ, नेचर को उस समय इन लोग पूजते थे, उपासना करते थे। किसका? नेचर का, प्रकृति का। जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, इन सब की पूजन ज्यादा हुआ करती थी बनस्पत मूर्ति पूजन से। ठीक है, तो उस काल में जो हिंदू थे, आर्य थे, वो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की, सूर्य की और चंद्रमा की, पृथ्वी की, जल का, वायु का, इन सब का वो पूजन करते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा जो पूजनीय थे वो थे पशुपतिनाथ। आपको पता ही था, ये मैंने कल बताया भी था क्वेश्चन में आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर को। तो निरंकुश, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक, और या फिर वंशानुगत राजतंत्र यानी कि हेरिडेटरी, यानी कि जैसे कि एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का उस बेटा ही उसका राजा बनेगा, या ऐसा था। तो आपको आंसर करना है इसका यहाँ पे। तो अगर आप आंसर पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा इसके आंसर को। चलिए, आंसर है दोस्तों इट्स सी, गणतंत्र, यानी कि यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो लोकतंत्र की थी। ठीक है, गणतंत्र की थी, माफ कीजिए, गणतंत्र व्यवस्था थी, जो कि हम अपने देश में भी मनाते हैं आज भी उसको गणतंत्र के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न भी पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है आपके पिछले सिनारियो में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने बलि, यानी कि जो सैक्रिफाइस जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर विदत। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसलेट हुआ है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ऐसे स्पेलिंग होंगे जो संस्कृत के हैं, तो विदत ही लिखा जाएगा उसको, उसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं होता है। वर्मन, या फिर कर यानी कि टैक्सेस। ठीक है, तो जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे, उस कर को क्या कहते थे, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ पे देना अनिवार्य है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, पता है तो। ठीक है, तो देखो आंसर है दोस्तों ए, बलि। जी हाँ, सैक्रिफाइस कहते थे। एक्चुअली देखो इसके बारे में एक पौराणिक मतलब जो बातें हैं वो बताना चाहूंगा मैं आपको, कि वैदिक युग में जो कबीला हुआ करता था, तो कबीला आपके बारे में कभी फिल्मों में सुना होगा, एक कबीला का कोई राजा हुआ करता है, तो उस प्रधान को राजा का उपाधि दिया जाता था। ठीक है, तो वो उस राज्य का निरंकुश हुआ करता, यानी कि सर्वोपरि वही हुआ करता था। और सभा जो होती थी उन लोगों की, वो सभा समिति और विदत नामक संस्था थी। ठीक है, जो उनकी जो पूरी सभा, यानी कि कहते हैं ना कि कोई राजा बैठा, उसका मंत्रिमंडल बैठा है, तो उसकी वो सभा हुआ करती थी, जिसको विदत नाम से जानते थे हम लोग। ठीक है, और वहां पे जो जनता अपने पूर्व वैदिक से स्वेच्छा के अनुसार राजा को जो कर देता था, ठीक है, जो भी कर मान लो अपने जो उसने कमाया है
उस कमाए हुए हिस्से का कितना भी कर वो दे सकता था। ऐसा नहीं है कि उसमें उसको फिक्स था कि इतना कर देना ही है, तो वो उस कर को उस समय कहते थे बलि। जी हाँ, सेक्रीफाइस। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक था ये काल। आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे बताया है। और इसके जो विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे उस समय, और जो धार्मिक के विरोधी थे, ठीक है, अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ठीक है, ये 2016 के पेपर में पूछा गया है आपसे। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, श्रमण। ठीक है, उनको श्रमण कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी थी? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी होंगे और इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में भी आपके। ओके, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है माफ कीजिएगा 4। ठीक है, और पुराणों की संख्या कितनी है? वेद पुराण कहते हैं ना हम लोग, वेद पुराण, तो पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। नोट कर लीजिएगा, हमारे जो वेदों की संख्या है वो 4 है और जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ये प्रश्न मैंने अभी पूछा था आपसे, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में किस, देखिए तो आरंभिक वैदिक काल में, आरंभिक यानी कि क्या? तो यहाँ पे ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद से डिनोट करेंगे, आरंभिक यानी कि सबसे पहला, और उत्तर जो है उसके बाद आया था। ठीक है, तो ये जो काल था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का था, और ये 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व का काल था। तो बोला जा रहा है कि इस काल में ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था था उसका आधार क्या था? तो इसका था आधार व्यवसाय। ठीक है, जिसको हम लोग श्रम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए लेबर। ओके, तो इसमें व्यवसाय उसी चीज को डिनोट किया गया है, यहाँ पे आंसर यही होगा, व्यवसाय। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो आंसर है दोस्तों, इट्स इंद्र। जी हाँ, इंद्र देवता के लिए यहाँ पे ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है उनको। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक का नाम, राइटर का नाम बताना है आपको, तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, मैं अभी आगे बताऊंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए आंसर पहले ही आ गया यहाँ पे, कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है दोस्तों 9वां मंडल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? शूद्र यानी कि जो निम्न जाति के लोग होते थे उसमें उनको शूद्र कहा जाता था। ठीक है, तो ये उस काल से ही चला आ रहा है हमारे देश में। तो ये जो था दोस्तों, ये था आपका 10वां। जी हाँ, किस उल्लेख में है, किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में इसका उल्लेख है, किसका? शूद्र का। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो इससे पहले मैंने एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो उसका आंसर है दोस्तों, सॉरी, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ये अभी CHSL का एग्जाम आ रहा है, इन सब में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन SSC के बिहाफ में। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन, भूमि या इन दोनों, ये दोनों हैं। ठीक है, A और B, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इट्स A, गोधन। आप लोग पुराने जमाने की औरतों को देखते हुए या पुरुषों को, उस समय अपने बाजुओं पे, पीठ पे कहीं भी टैटू जैसा है ना, जो कि आज की डेट में इसको टैटू कहा जाता है, वो अपने हाथ पे अपने पति का या फिर किसी भी देव देवता का गोधन लगवाया करते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप हुआ करता था गोधन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब था कि वो लोग उस समय एक अलग पहचान देते थे उस गोधन को देकर कि ये इसके पास संपत्ति है, तो ये करवाते थे लोग। ठीक है,
अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना पर जान लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछूंगा कि उपनिषद क्या है। ठीक है, उपनिषद, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। तो उपनिषद जो है दोस्तों, ये एक तरह का हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, क्या है ये? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है, जो कि वैदिक काल में इसे हम लोग ऋग्वेद में जानते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, जी हाँ, पशुपालन। जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री, जो कि पशुपालन कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन आपकी 5 बार पूछा गया है एग्जाम में। रेलवे में भी पूछा गया है 2016 में, 2010 में पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, और 2016 में ही पूछा गया है सीएचएसएल के एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट बनता था प्रश्न कि ऋग्वेद में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों पशुपालन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध जो थे, वध करने के लिए योग्य नहीं थे, उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो अघन्य जो वध है, जिसको नहीं किया जा सकता था, उनको कहते थे हम लोग गाय। जी हाँ, गाय का कोई भी उसमें वध नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी तो देखते होंगे कि बहुत सारे जो भारत के स्टेट हैं वहाँ गाय का जो काटने का था वो प्रबंध बंद कर दिया गया है। उस काल को भी मतलब फिर से दोहराया जा रहा है यहाँ पे। पर अभी भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गाय का व्यापार भारत में, जो पूरे दुनिया में देखा जाए तो भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, गाय और जो बीफ होते हैं वो कटने का और बेचने का। ठीक है, भारत अभी भी तीसरे स्थान पे है पूरे दुनिया का। पर उस समय ऋग्वेद काल में ये वैध नहीं था वध करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आर्य थे वो अफगानिस्तान से आए हुए थे, और वो जो थे ऋग्वेद में इनका जो नदियों का उल्लेख था वो अफगान के साथ आर्यों के संबंध का जो सूचक था वो माफ कीजिएगा, कुभा और क्रमु। ठीक है, कुभा और क्रमु था। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न। ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, जो कि एकदम कभी से सुना नहीं होगा। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था? तो ये जो नदी थी कुभा और क्रमु, इसका उस समय सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र में संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अवेस्ता जो है और ऋग्वेद में जो समानता है, उसमें अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत जो है वो अफगानिस्तान तक था, पर कभी भी ईरान भारत में नहीं था, कभी भी नहीं मिला था। ठीक है, पर इस पे कभी यहाँ के राजाओं ने वहाँ तक विजय हासिल नहीं की थी। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये ईरान से संबंधित था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद में क्या सूक्त है? तो मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि जो सूक्त है वो 1028वां सूक्त है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल 128 सूक्त हैं। ठीक है, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, बेस्ट या नोबेल जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर्य मतलब बेस्ट। ठीक है, चलिए, और दोस्तों आज के इस सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इस सारे पीडीएफ को देखकर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आज के जो जितने भी प्रश्न थे वो इम्पॉर्टेंट थे, और आपके लिए आने वाले एग्जाम के पूछे जाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 50% ऐसे प्रश्न थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता रहा था। तो इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ने से अच्छा है वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद पीडीएफ पढ़िएगा, आपको आराम से याद हो जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिए आंसर्स को, क्योंकि आपके लिए ही ये सारे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहें, इसका धन्यवाद।
कल मिलेंगे हम मगध और उसका उदय, जो अगला चैप्टर है मगध और उसका उदय। ठीक है, तो मगध के बारे में भी अब पढ़ेंगे। तो चलिए, उसमें सम्राटों से भेंट होगा अब। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।